Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम Welcome. सलाम। Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of जाग। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौफिल शाहरुख भाई। नौफिल भाई इस वक्त जीएम ऑपरेशंस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद, आईपीएस इस्लामाबाद। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ नौफिल भाई, मुझे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर एहसास हुआ कि आपने पीएचडी की हुई है हिस्ट्री में कायद आज़म नहीं, यूनिवर्सिटी पीएचडी से। अभी की नहीं है, चल रही है। अच्छा, चल रही 2024 लिखा हुआ है। राइट 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 राइट। जी, तो ये किस में एग्जैक्टली? हिस्ट्री में। अच्छा, स्पेसिफिकली वो थीसिस? वो इंडियन ओशन हिस्ट्री है और जो पोर्चुगीज कॉलोनियल एरा है इन द इंडियन ओशन रीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंध एंड बलूचिस्तान कोस्ट। तो पोर्चुगीज एनकाउंटर्स हमारे कोस्टल एरियाज में काफी हुए हैं 16वीं सदी में और 17वीं सदी में। और अभी भी जो है वो एक लेगेसी है पोर्चुगीज जो कंटिन्यू हो रही है। और जो पोर्चुगीज गोवन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, अगर आप वाकिफ हो, कराची में रहते हैं, तो राइट। सदर और पीएसएचएस वगैरह में उनकी काफी तादाद है अभी भी सिग्निफिकेंट। सारे वो आहिस्ता आहिस्ता काफी कम हो गए हैं, लेकिन ये पहले पोर्चुगीज गोवन एसोसिएशन कहलाती थी क्योंकि गोवा वाज पार्ट ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर टिल 1961। तो एक मेरी रिसर्च में एक कंपोनेंट जो है ना वो गोवन कम्युनिटी की जो प्रेजेंस है हमारे रीजन में और उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और तो गोवा सोशो। गोवा गोवा जो था, इस वक्त जो गोवा है इंडिया में, मतलब जी ये पहले क्या रकबा इतने इतने रकबे पर ही था? वाज दिस द सेम गोवा एज वी नो इट बैक इन द 60s? नहीं, इसके दो हिस्से हैं। वन वाज कॉल्ड पोर्चुगीज गोवा और अदर वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। लेकिन पोर्चुगीज जो है वो सबसे पहले कॉलोनाइजर्स हैं जो हमारे रीजन में आए थे। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, तो ही केम हियर इन 1497 और 1506 में जो है वो गोवा में पोर्चुगीज कॉलोनी बन चुकी थी। राइट। और मुगल जो है वो 1520s में आए हैं, तो दे केम मच अर्लियर देन द मुगल्स। और अच्छा उसके अलावा अच्छा। आपके इल्म में शायद ये बात पहले आई हो कभी कि इवन बॉम्बे वो 1660s तक जो है इट वाज पार्ट ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। पोर्चुगीज। और वो एक उनकी शादी हुई थी आपस में, तो मलका के जहेज में वो बर्तानिया को तोहफे में दे दिया गया था। अच्छा यार, ये होता है ना जहेज। ये ये होता है होता है ना जहेज यार। जरा चीजों को देखने की, असल समझने में की असल जरूरत है। में असल में मेरा अपना ख्याल है कि वो आपने जो शुरू में बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो यानी हमारा एक कॉलोनाइजर माइंडसेट था ना, एक सुपीरियॉरिटी, एक हम्म वाइट मैन सेवियर, जो सेवियर्स कॉम्प्लेक्स होता है, कि वो यूपी से आए और उन्होंने कहा कि यार ये तो सब जो हमारे ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ हैं वो चीज़ें, ये तो सारी रिग्रेसिव हैं, ठीक है ना। हम्म हमारी तरह क्या कहते हैं, कुर्ता पजामा पहनोगे तो पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, अच्छा, वरना तो सारा। इंटरेस्टिंगली जो हैदराबाद दक्कन के लोग हैं, आपका भी हैदराबादी बैकग्राउंड है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते। वो हमेशा जो है ना बहुत ही डेरोगेटरी उसमें इस्तेमाल करेंगे, यार क्या हिंदुस्तानियों की तरह तुम जो खा रहे हो, कहाँ बैठे हो ये करके, आलती पालती मार के हैं। तो ये इस तरह की आपको हैदराबादी फैमिली से बहुत सुनने को मिलेगी। तो ये चीजें बचपन से जो है ना वो इनग्रेन्ड हो जाती हैं दिमागों में, और बाद में जो है वो अरे पर्सनैलिटी तो खराब होती है, लेकिन माशरा भी खराब होता है। अनफॉर्चुनेटली वो ये मैं वही इसी पर एक्चुअली आगे बढ़ना चाह रहा था कि अम, अ, अ, ये पूरा जो क्राइसिस है ये मेटामॉर्फाइज कर गया है इनटू ए पॉली क्राइसिस। वो मुशर्रफ जैदी ने रिसेंटली अभी ये टर्म कॉइन किया था अपने किसी आर्टिकल में, क्या पॉली क्राइसिस, कि जी दिस इज नाउ, ये एक बड़ा छोटा हर तरह का क्राइसिस क्रिएट हो गया। आई थिंक ये कहीं ना कहीं मतलब यही मैं समझना चाह रहा था। इस पर आप लोगों ने मेरे ख्याल से आप लोगों का आईपीएस का नेशनल एकेडमिक काउंसिल है जिसने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था गवर्नेंस पे, जी आई बिलीव जी। रिसेंटली। तो मुझे हाँ, जो मुझे इस ये, हाँ, जी जी यही मैं जी आप समझना चाह रहा था कि ये आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या रही है, ख़ास तौर पे इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, कौन आया था, क्या था, किस तरह की कंसेंसस बिल्डिंग हो रही है आईपीएस पे, इस ख़ास तौर पे इस चीज़ को लेकर, चूँकि
एटलीस्ट इसको मैं अभी फ़िलहाल फ़ोकस बनाना चाह रहा हूँ कि जो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है एंड द होल डिसएग्रीमेंट्स हैव मेटामॉर्फाइज्ड टू अ पॉइंट कि जहाँ पे पूरी पूरी द होल नेशन इज़ एट अ स्टैंड स्टिल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो हाउ डू यू फील कि ये मतलब सो फार व्हाट हैज़ बीन द कन्वर्सेशन ऑन योर एंड, आपके ज़हन में क्या चल रहा है, एंड व्हाट हैज़ बीन द कन्वर्सेशन थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ डायलॉग्स दैट you've been having? मेरे ख्याल से आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाहिदा वजारत भी साहिबा भी आई थी, जी एंड जामे रशीद से भी मेरे ख्याल से उनके जो जी, जो जामिया रशीद के मोहतमिम हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम मुफ्ती अब्दुल साहब, रहीम वो साहब थे। जी, वो भी जी, आए थे। तो ज़रा जी। बताइएगा कि क्या क्या अखज़ किया इस पूरे एक्सरसाइज से? एक तो ये कि मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ है और ये थिंक टैंक जो प्रोफ़ेसर खुर्शीद अहमद साहब ने कायम किया था 1979 में, और ना सिर्फ़ ये पाकिस्तान का बल्कि ग़ालिबन मुस्लिम दुनिया का एक यानी पहला इस तरह का थिंक टैंक है जो मॉडर्न पॉलिटी के अंदर इस तरह थिंक टैंक्स काम करते हैं। और हमारा जो सारा एजेंडा है, जो रिसर्च प्रोग्राम है, उसकी आप कह लें कि कस्टोडियन जो है वो हमारी नेशनल एकेडमिक काउंसिल है। वो उसको हर साल रिव्यू भी करती है और अगले साल की प्लानिंग या अगले सालों की प्लानिंग के लिए जो भी आइडियाज़ हैं, वो देती है। और नेशनल एकेडमिक काउंसिल में हमेशा आईपीएस की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के सारे शेड्स, सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिप्रेजेंट हों। राइट। और उसमें माइनॉरिटीज के भी लोग रहे हैं, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर हर तरह का रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। तो और एक इज्तिमाई दानिश जो है मुल्क की, वो निकल के आती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनमें कोई एंटी पाकिस्तान नहीं होगा और एंटी इस्लाम नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी जिस जिस तरह के हैं, जिन जिन इलाकों के हैं, जिन जो ज़बानें बोलने वाले हैं, जो नज़रियात रखने वाले हैं, जो अकायद रखने वाले हैं, वो इस काउंसिल में रिप्रेजेंट होते हैं और होते रहे हैं। लेकिन जो इस वक़्त मुल्की हालात चल रहे हैं और जो शदीद क्राइसिस दर क्राइसिस है, इकोनॉमिक भी, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, इंस्टीट्यूशनल भी, गवर्नेंस का भी, और मतलब बिल्कुल अब सिक्योरिटी क्राइसिस तो ज़ाहिर है पाकिस्तान फेस कर ही रहा है जब से हमने अपनी यानी सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के अंदर शामिल होने का फैसला किया, या उससे पहले भी बहुत सारी गलतियां हैं उनसे वो भुगत रहे हैं। तो और कुछ काम आईपीएस में पहले से चल रहा था गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए भी जो है वो हमें ज़रूरत थी कि जो पूरे मुल्क से लीडिंग थॉट इंटेलेक्चुअल्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, ये हमारे एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो मौजूद हैं, और कुछ को हमने जो है वो एक तरह से खुसूसी दावत पे शरीक किया था। मिसाल के तौर पे साबिक सेनेटर और मीडिया गुरु जावेद जब्बार साहब इसमें थे, अहमद बिलाल महबूब थे जो बिल्डैट के सही। प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह और भी कुछ अफराद थे। लेकिन जो एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो है वो कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स हैं, और जो एक मतलब आप समझ लें कि इंटेलिजेंशिया के जो मुख्तलिफ शेड्स हो सकते हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उनको हमने ज़हमत दी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास बुला के मुल्की हालात के ऊपर जो है वो एक कॉन्सेंसस स्टेटमेंट डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि अब तैयार हो गया है। वो साइन भी करेंगे और उसको इशू करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो गुफ्तगू हुई उसके जो उसका क्रक्स है, वो तो यही था कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो क्राइसिस है वो तो मॉरल है। हर एक क्राइसिस के पीछे जो है ना एक हाँ, रूट कॉज आप ये भी बड़े मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो कि इससे लिबरल्स की बहुत बहुत जान खाएँगे इस पे, कि ये बात आपने कही कि इसमें रूट ऑफ एवरी क्राइसिस इज़ मॉरल। तो वो तो कहते ही है कि मतलब लेफ्ट तो अड़ा ही इसी बात पे है कि यार आपने हर चीज़ को मॉरल बना दिया है, आखिर ये चक्कर क्या है? तो इस पे भी ज़रा इलैबोरेट कर दें आगे जाने से पहले।
देखिए, इसको आप किसी भी सिस्टम को आप एंथ्रोपोलॉजाइज करें ना, अगर एंथ्रोपोलॉजी जो है ना वो एक ऐसी फील्ड है जो मेरा ख्याल है हमें बहुत पढ़ने की जरूरत है। और हिस्ट्री के साथ साथ जो है ना, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब मिलके जो है ना वो अप्लाइड सोशल साइंसेज बनती हैं। और वो एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी यही है या पॉलिसी स्टडीज यही है। तो एक फर्द जो है वो उसका मोटिवेशन, उसका मोटिव, उसके इंटेंट क्या है कि वो सरकार में जाएगा। सीएसएस क्यों करते हैं लोग? आप जरा कस्टम्स 50 में लोगों से कस्टम्स में जाने के लिए। नंबर वन ऑप्शन जो होता है वो कस्टम होता है। ये थ्रू आउट जो है, मतलब आप, हम हमारे पास आते रहे हैं। हम एक द लिविंग स्क्रिप्ट्स के नाम से एक सीरीज कर रहे हैं रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज की, और अच्छा। उनकी मोटिवेशन, उनके लाइफ एंड टाइम्स भी सारे हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो तकरीबन जो है ना वो कई सेशन में ये बात आई है कि ये जब बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप का पैसा लगता है, चीजें हैं, और जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो किस ग्रुप में ऑप्ट कर रहे होते हैं? नंबर वन जो है उनका ऑप्शन होता है कस्टम में जाएंगे। कस्टम। ठीक है ना? तो कस्टम में मुल्क कौम की खिदमत करने को नहीं जा रहा होता। हाँ, ठीक है? अपनी और बाकी भी, जी जी, तो अपनी अपनी उस, खिदमतें करने हैं। जी जी, तो पॉलिटिक्स में हम जो पढ़ते हैं ना, यानी एक ये ओरिजिन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर इज पॉलिटिक्स। तो जो ओरिजिन उसके क्या है, तो वहाँ जिन फैमिलीज को हम कहते हैं कि ये एलीट कैप्चर है, तो एलीट कैप्चर कैसे होता है, उनकी क्या मतलब मेथड्स एंड मेथड्स क्या है, मतलब टूल्स क्या होते हैं? वो इसी तरह होते हैं ना कि आपने पावर कॉरिडोर्स में, एस्टेब्लिशमेंट में, ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों को काम निकलते हैं, ठीक ना? आप अगर किसी शख्स की जमानत कराने में कामयाब हो जाते हैं, शख्सी जमानत थाने में जाके, तो आप उस इलाके के बड़े आदमी हो गए ना। वो हम्म। कैसे बनता है? ठीक है ना? तो उसका जो मेथड है, जो तरीक़ेकार है, जैसे वो हमें वो देखा होगा ना आपने उर्दू बाज़ार में, इस तरह की किताबें या रेलवे स्टेशन के वो ख़वातीन में मकबूल होने के तरीके पढ़ा करते थे। तो हाँ। आप जो है ना वो, यानी एक लोकल, एक पेटी लीडरशिप जो होती है ना किसी इलाके की, एक वार्ड के लेवल पे, एक यूसी के लेवल पे, वो बनती कैसे है? उसको ज़रा आप एंथ्रोपोलॉजाइज़ करें ना, कैसे हम्म। बनती है? फिर सरकारी इदारों में लोग जाते हैं तो कैसे जाते हैं? यानी जो क्वालिफ़ाई भी कर रहा है ना, सलाहियत भी है, मेरिट भी है। मुझे एक हमारे अज़ीज़ हैं, वकील हैं, अच्छे वकील हैं, लेकिन एक ज़माने में उन्होंने 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो इम्तिहान दिया सिंध में सिविल जज का, क्वालिफ़ाई कर लिया, टेस्ट हो गया, तो उनसे फिर किसी साहब ने, जो किसी मिनिस्टर के फ्रंट मैन थे या किसी बड़े आदमी के फ्रंट मैन थे, तो उन्होंने कहा कि आप इतने लाख रुपए दे दें, क्वालिफ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो भी क्वालिफ़ाई कर रहे हैं। तो मेरिट मसला हम्म। नहीं है, आप सब मेरिट पे हैं, तो हमें कोई, यानी कोई इसका इम्कान नहीं है कि कोई नालायक जाएगा उस पोस्ट के ऊपर, लेकिन अरे इतने पैसे देंगे तो आपकी पोज़ीशन जो है ना वो कन्फर्म होगी। तो उन्होंने बहरहाल वो ऑप्ट नहीं किया, लेकिन जिसने दिया होगा होगा। इसी तरह बहुत सारे यानी बहुत सारे क्या, तकरीबन सारे थाने जो है ना वो बिकते हैं। हम्म। ठीक है ना? इसी तरह पोजीशन जो है वो पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में खास तौर पे ये हर जगह है। आप अफ्रीका में चले जाएं, सेंट्रल एशिया चले जाएं, और अरब वर्ल्ड के अंदर भी ये है कि जो पोजीशंस ऑफ पावर है ना, दे कम विद अ प्राइस। तो जब ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी, या बलूचिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी उसकी इतनी वाइब्रेंट थी, इतनी ग्रो कर रही थी, कि जो पॉलिटिकल एजेंट की पोस्टिंग होती है एक साल की, वो 5 करोड़ से रेट बढ़ते बढ़ते 60 करोड़ पे हो गया। हम्म। ठीक है ना? तो उफ। अरे जो ये अगर ये कल्चर उफ। होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो डिलीवर करेंगे? तो ओ, इसके ऊपर कोई एकेडमिक स्टडी आपको नजर नहीं आएगी, इस पे आपको मीडिया रिपोर्ट्स की नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो सब उस, दे आर पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम जो है, दिस गिवन है ये। फीडिंग ठीक फीडिंग है ना? ऑफ ऑफ ईच अदर। हाँ, फीडिंग ऑफ ठीक ऑफ है ना? ईच हम अदर। हाँ। हम जो कराची वाले हैं, हम तो करते ही नहीं ना सीएसएस वीएसएस की परवाह जो है, वो कोटा सिस्टम की नजर हो गया सारा मामला। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो कराची का जो महाजिर माइंडसेट है, जो मेरी महाजिर में कोट एंड कोट में कह रहा हूँ, जो एमक्यूएम वाला महाजिर माइंडसेट, उस पर एक किताब भी है ब्रिगेडियर एआर सिद्दीकी की, ओयूपी से पब्लिश हुई थी, मेकिंग ऑफ द महाजर माइंडसेट वाला, कि वो जब अरे पार्टीशन के वक्त आए,
वो कराची इसलिए आया कि कराची वाज द सीट ऑफ पावर, इट वाज द कैपिटल। हम्म, दिल्ली से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, बिहार से आ रहे थे, राजस्थान से, बॉम्बे से, हैदराबाद, दक्कन से, बंगाल, मतलब बंगाल वाले तो खैर वहां चले गए ज्यादातर, लेकिन कलकत्ते वाले भी ज्यादातर कराची आए, क्योंकि वो यदि अपने आप को रूलिंग क्लास समझते थे एंड दे वांटेड टू बी एट द रूलिंग सेंटर, कि कैपिटल में जाना चाहते थे। अयूब खान साहब जब 59 के बाद कैपिटल खत्म कर दिया उन्होंने, और वो सारी पावर जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, हाईलैंडर्स के पास आ गई, पठानों के पास और हजारेवाल और कोटहारीज के पास आ गई। तो एलीट शिफ्ट भी जो है वो यहाँ पे हुआ है, और जो सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, तो अब उसके बाद जो है वो 73 का आइन बन गया, उसमें प्रोविंशियलिज्म को बहुत अहमियत दी गई। तो वो जो अपने आप को यदि टॉप कैटेगरी का सिटीजन समझते थे, रूलिंग एलीट समझते थे, वो यानी फेडरेशन को कंट्रोल करने के भी काबिल नहीं रहे, बिकॉज फेडरल कैपिटल चला गया। उसके बाद जो उनकी हैसियत ये हो गई कि वो सूबे के भी जो है ना वो सेकंड टियर के सिटीजन हो टियर गए, पे आया, हाँ। ठीक है ना, तो वो दूसरे दर्जे के शहरी हो गए, सुबह सिंध के, तो वो टॉप लेवल थे, वो कम से कम थर्ड लेवल पे आ गए। फिर कोटा सिस्टम की वजह से उनका रास्ता बंद हो गया सरकारी जॉब्स की तरफ, सीएसएस नहीं करते थे, क्या कर सकते थे जो, और या सरकारी जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो है वो जॉब्स, तो पावर ओरिजिनेट होती है सरकारी नौकरी से, आप समझ रहे हैं ना। तो यानी आप अगर यानी सीएसएस कर रहे हैं या पीसीएस कर रहे हैं या बाकी जो इस तरह के इदारे हैं वहां जा रहे हैं, अच्छा, जहां पे फिर उनकी एक्सेस थी, यानी केएमसी है, वाटर बोर्ड है, केडीए है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, स्टील मिल वगैरह, तो वो इदारे जहाँ पे जॉब्स मिलती थी, मिल सकती थी, और ये अच्छे इदारे थे। कराची के स्कूल्स अच्छे स्कूल थे सरकारी, कराची के अस्पताल अच्छे अस्पताल थे। हमारे एक दोस्त है, बड़े भाई हैं, डॉक्टर फैयाज आलम, अक्सर वो इसके ऊपर जो है ना एक पूरा एक लोहा पढ़ते हैं कि एमक्यूएम के आने से पहले तो सिंध के मुकाबले में यहाँ बहुत अच्छा काम होता था, सारे इदारों के अंदर सेहत की सहूलतें भी अच्छी थी, तालीम के लिए जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं भेजना पड़ता था मिडिल क्लास के अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी तालीम मिलती थी। लेकिन फिर मुकाबला शुरू हो गया अपने यानी इंटीरियर सिंध के काउंटर पार्ट्स के साथ करप्शन का, कि अगर वो रिश्वत लेते हैं तो हम भी रिश्वत देंगे, अगर वो डाकू हैं तो हम भी डाकू बनेंगे, हम भी भत्ता लेंगे, हम भी जो है वो नौकरियों के लिए जो है वो सिफारिश का कल्चर आम करेंगे। तो वो 87-88 के बाद से जब ये यानी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी मिली, फिर सूबाई हुकूमत में कामयाबी मिली, फिर आबादी हुकूमत में कामयाबी मिली, तो जो शेयर था सरकारी इंस्टीट्यूशंस में और इदारों में कराची और हैदराबाद के उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए जॉब्स का, वो भी उनमें जो बदतरीन लोग थे उन्होंने ले लिया, और जो पढ़े लिखे थे, शरीफ लोग थे, उन्होंने फिर जो है वो या तो इमिग्रेट करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट को, या यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो आपने देखा होगा कि पूरा फिर 90s और 2000 में अब तो वो बचा ही नहीं, या फिर ये कि जो इंटीरियर सिंध के लोग थे वो कराची आ गए, और जो बिजनेस क्लासेस थी वो थ्राइव कर रही है ज्यादातर। और एक जो आप समझ लें जो अशराफिया, मतलब वो अंग्रेजी वाला अशराफिया या कम्युनिज्म वाला अशराफिया नहीं, बल्कि एक जो शुरफा वाला जो था वो अब बहादराबाद मिसाल के तौर पे हमारे घर के पास जो इलाका है वो, या शरफाबाद, वो हैदराबाद दक्कन के, और या बेंगलोर टाउन था, वो बेंगलोर के लोगों के जो यानी 47 के अंदर जो वहाँ के अच्छे खाते पीते घराने के लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए कराची, तो वहाँ पे अब वहाँ पे आपको सारा आपको लगेगा कि एक खास बिजनेस कम्युनिटी है या कुछ और बिजनेस कम्युनिटीज हैं, वो सारी हो गई, और एक पूरा यानी एक कमर्शियल हब बन गया है, और घर खत्म हो रहे हैं तेजी से, और बड़ी बड़ी हाई राइजेस और फ्लैट्स बन रहे हैं, और पूरा यानी एक डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है, और विद इन कराची हुई है ये जेंट्रिफिकेशन है, मास जेंट्रिफिकेशन है इन मेनी वेज। जी 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 जी। तो
ये ना थोड़ा-सा मैं एंथ्रोपोलॉजाइज़ करने की कोशिश कर रहा था आपके साथ हाँ, बैठ के। मॉरल क्राइसिस को मतलब मुझे जो समझ में आई है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मॉरल, चूँकि असल में मॉरल की भी हमने बॉक्स कर दी है ना कि वो फ़हाशी और बेओरियानी ही मॉरल है। व्हेन यू टॉक अबाउट हाँ, मॉरल नहीं क्राइसिस, जी, मोरालिटी इज़ ए वे मतलब हमारे यहाँ उसकी भी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल हो चुकी है ना। तो एग्ज़ैक्टली वो हमने उस पे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए हैं कि हाँ, मॉरल मॉरल पुलिसिंग से आप ले लेते हैं उसको, तो वो अचानक वो हो जाता है कि हाँ, वो हाँ। कराची यूनिवर्सिटी में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो जमीयत वालों ने आके कुट लगा दी उनकी। वो वो वाली होती है मॉरल इसमें पुलिसिंग जो है। इसमें इसके लिए मुझे जमियत वालों को बुलाना पड़ेगा, अभी आप फँसाएँगे मुझे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे मुझे ख़ैर आपने ये मॉरल उसकी बात की है, ये जो पॉली क्राइसिस ऑफ सॉर्ट, ये एक तो आपने कहा कि एक तो नंबर 1 फाइंडिंग ये थी कि इसकी इसकी जो रूट है वो जी। मोरालिटी में, दूसरा आप लोगों ने बात की थी कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस इमरजेंसी। जी, जी, वो मतलब भी अब इसलिए इश्यू इश्यू चूँकि मैं इसमें बस क्लैरिफ़ाई कर दूँ, अभी वक़ार ज़का ने रिसेंटली मैं देख रहा था, आई डोंट नो व्हाई माय फीड एंडेड अप विद वक़ार ज़का's वीडियो। उसमें वो कह रहे थे कि सर इमरजेंसी डिक्लेयर, हमारे यहाँ पता है ना आपको इमरजेंसी क्या होता है? हमारे हमा इमरजेंसी होता है बूट, ठीक है ना? वोट तो होता है, एग्ज़ैक्टली। तो इमरजेंसी बड़ा केयरफुली मैं चाहूँगा आप डिफ़ाइन कर लें कि इमरजेंसी किस तरह की चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, 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 हमारा मकसद तो कतई वो बूट वाली इमरजेंसी नहीं था। वो भी आप पढ़ेंगे, इसलिए हमने उसमें ख़ास तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, एकेडेमिया को अपील की है कि वो आगे बढ़ के रोल प्ले करें। क्योंकि जो खैर की कुव्वतें हैं, जो पॉज़िटिव कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स बनती जा रही हैं। इलेक्शन में भी आप देखें ना कि हार्डली जो है वो 30-40% वोटिंग होती है। बाकी आपके मोर देन 60% जो है, वो लोग वोट भी नहीं डालते। और ये वो बसें तो भरने यानी के बाद है, ये ये गोठों बस में ये सेटल जी, जी। करने के बाद है ये, मतलब आपने देखा भी ये इलेक्शन हुए कराची में, तो मतलब वो जी, किस जी। तरह उसकी जेररीमैंडरिंग की गई और फिर लोगों को बसाया गया और फिर लोगों को बसें भर-भर कर लाया गया, मतलब ये इसके बाद आपका टर्नओवर है ये। जी, एक मुझे एमक्यूएम की कॉर्नर मीटिंग याद आ रही है, अजीज़ाबाद में, जिसमें एक साहब खड़े होके कुछ शिकायतें कर रहे थे कि हमने वोट दिया एमक्यूएम को और अल्ताफ भाई के लिए जान हाज़िर है और सब कुछ हमने किया, ये किया, वो किया। लेकिन देखें हमारे इलाके के मसले जो है ना वो अभी तक वैसे की वैसी हैं और ये नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। तो वो जो भी कैंडिडेट था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा कि भाई ये तो आप बात मत करें कि वोट डाला आपने और वो कुर्बानी दी, वोट तो हम खुद डालते हैं अपने आप को। मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। मैंने सुन लिया, मसला हल कर दूँगा मैं, लेकिन वोट का एहसान मत दो। वोट तो हम खुद डालते हैं हाँ, अपने आप वोट तो हम गुड। को। ये थोड़ी पुरानी सही। बात है, अब शायद सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई है। हाँ, तो गवर्नेंस इमरजेंसी की बात हो रही थी, तो वो उसमें असल चीज़ यही है कि खुद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग, ईमानदार लोग जो है ना, वो थोड़ा-सा दब के रहते हैं और वो आम तौर पे जो है ना, उनको खुदे लाइन पोस्ट दे दी जाती हैं। हुँ, हुँ। और उनमें जो कॉम्पिटेंट है, हालाँकि यानी ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा खुदे लाइन पोस्ट दे दी जाती हैं, बड़ी काम की पोस्ट भी होती हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से वो चल रहा है। लेकिन जो यानी पाकिस्तानी कौम की, माशरे की जो अच्छाई की कुव्वतें हैं, उनको आगे बढ़ के ज़रा प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। और गवर्नेंस इमरजेंसी की बात इसलिए की कि हम लोग जो लेजिस्लेशन करते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते रहे हैं, तो वो एक सूरत-ए-हाल ये बन जाती है कि जो ज़ीरो सम गेम है ना, कि वो हुँ, एक दूसरे को अब 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो पाकिस्तान शायद ही दुनिया में कोई ऐसी फेडरेशन हो जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। ये फेडरेशन होती है तो एक फेडरल लिस्ट होती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है और जो कंबाइंड या जॉइंट या ओवरलैप होता है ना तो एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना वो पहले कॉन्करेंट लिस्ट में थी। तो वफाक की भी ज़िम्मेदारी है और सूबों की भी है। हेल्थ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में थी कि वफाक की भी है। इसमें जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट खत्म कर दी गई। देखा या तो वफाक होगा या सूबा होगा। अब ये हुँ। सारी जो है वो मिनिस्ट्रीज़ जो है वो डिवॉल्व हो जाएँगी वो सूबों को। वफाक का कोई लेना-देना नहीं है सिवाय डिफेंस के और मालियात के, आपके बजट के और फॉरेन पॉलिसी के और जो मोटी-मोटी वज़ारतें थी वो 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत मटेरियल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि जो मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व होनी थी, अब एक आम आदमी है ना, जो किसी वफाकी महकमे में काम कर रहा है, उसको आप कहें कि कल
से आपकी सर्विसेज जो है ना वो फला सूबे को चली गई, वो हड़ताल पे चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये प्रेशर, और खुद ज़ाहिर ताकत जो है वो कोई कंसीड करना किसी को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, वो आसान काम नहीं होता। तो वफाक ने भी जो है ना वो लिस्ट तो नहीं है, लेकिन वो मिनिस्ट्री जो है उनके नाम बदल गए। एनवायरमेंट डिवॉल्व हो गया, सूबों को चला गया, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बन गई, काम वही हो रहा है, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो डिवॉल्व हो गई, सूबों को चली गई, तो वो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेशंस एंड सर्विसेज वगैरह कुछ बन गई है इस तरह की। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी भी वहां पर है। एजुकेशन डिवॉल्व हो गई, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग और पता नहीं कुछ करके जो है थोड़ा सा नाम बदल दिया, तो सारे मुलाजमीन भी वही रहे, सब चीजें वही रही। अच्छा, जब ये डिवॉल्व होना था तो उसके साथ ये भी था कि जो एनएफसी अवार्ड हुआ आखिर, तो सूबों को भी यानी ये पता था कि अब जो है वो हमने इनको चलाना है इन सारे शोबों को, या वफाक ने भी कंसीड किया। तो जो टैक्सेस जितने जमा होते हैं हर साल आपके, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेवेन्यू की ये थी कि वफाक को हिस्सा कम रह गया और सूबों को बल्क चला गया, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो रही थी। तो वफाक ने अपने कम हिस्से में से भी डंडी मारनी शुरू कर दी। मिनिस्ट्री जो है वो डिवॉल्व नहीं हुई, तो जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, कि हमारा जब वफाकी बजट बनता है तो वो शुरू ही कोई 700-800 या 900 बिलियन अरब रुपए के खसारे से होता है, ठीक है ना। तो आप क्या इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपकी बीमार जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, स्टील मिल है, रेलवेज है, पीआईए है, वगैरह वगैरह, आपकी बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो मेरे ख्याल में 1100-1200 रुपए तकरीबन बनते हैं, 1155 शायद टू बी स्पेसिफिक, कि जो इनको जिंदा रखने के लिए कौम के टैक्सेस से पैसा खर्च करना पड़ता है वफाक। हाँ, मतलब ज़ॉम्बी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप बस फीड कर रहे हैं। आपकी जो पेंशन है, अब पहले पेंशन होती थी बेसिक पे के ऊपर। मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज साहब ने अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो बहुत सारे इक़दाम किए, उनमें से एक ये था कि जो लास्ट टेक अवे है आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी है, उसका 75% आपकी पेंशन होगी। तो सिंध में जो आप फर्ज करें कि 8000 गोस्ट टीचर्स हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कुछ को शायद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो रहता है, तो रिटायरमेंट उसकी हुई है फर्ज करें। अच्छा, वो जब तक उसका चलता रहा है सरकार में, तो आधी तनख्वाह जो है वो अपने अगर वापदा में होगा तो वो एक्सीएन को दे देगा, अगर किसी स्कूल में होगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को भत्ता चला जाएगा उसका, और बाकी वो अपना कारोबार करेगा, अपनी जमीनें देखेगा। अब ये जितने नई रोशनी स्कूल की बिल्डिंग्स कराची में जो गोठों में बनी हुई है, आप देखें वो टीचर नहीं आता, कोई दादू से अपॉइंट हुआ हुआ है, कोई लड़काना से अपॉइंट हुआ हुआ है, तो वो क्यों आएगा जिसकी 50-60 हजार रुपए तनख्वाह है, तो कराची में अपना घर बार, अपनी जमीनें, अपना काम छोड़ के जो है वो आए और पढ़ाए। तो वो आधी तनख्वाह जो है वो अपने अफसर को देता है, आधी तनख्वाह खुद रखता है, जिंदगी भर जो है वो इस तरह गुजरती है। अब वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है मरते दम तक, और फिर उसकी बेवा को, और फिर कोई उसकी यानी गैर शादीशुदा या बेवा बेटी है उसको वो पेंशन जो है वो मिलती रहे, और वो पेंशन में इंक्रीमेंट भी लगता रहे, और ये होते होते अब जो है वो यानी पेंशन का बजट जो है वो पूरी सरकारी बजट से इस वक्त ज्यादा हो गया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक बातें हैं, मैं बिल्कुल कोई उसमें नहीं जा रहा। ये बहुत बड़े बड़े जो है ना वो क्राइसिस इस वजह से हो रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से या मजबूरियों की वजह से इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी अमल इसलिए नहीं कर पाते कि फिर जो है वो यानी अपने वोटर्स को कैसे जवाब देंगे या काबू में रखेंगे, या बाहर की जो आलमी कुव्वतें हैं जिनकी वजह से हम इख्तिदार में आते हैं, उनके साथ जो है वो मामलात जो है वो कैसे चलेंगे जब हम पाकिस्तान में जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो अप्लाई कर देंगे, या खुद उनको ना भी करें, खुद आपकी अपनी जो बदमाशी है वो कैसे मेंटेन होगी। असल अगर में आप आईन ये
यही प्रॉब्लम है ना, जो जो मुझे अभी शाहिदा वज़ारत भी आई थी, उन्होंने बात की कि भाई आईएमएफ से छुटकारा पाना चाहिए, और ये मतलब उनकी मैंने और भी चीज़ें सुनी हैं। चूँकि आईएमएफ ने डिक्टेट किया कंट्री की पॉलिसी को। मैं आपको बताऊँ कि ये किसी से बात हो रही थी उन साहब से, उन्होंने कहा कि डीएमओ में अभी तक, शायद जो डेट मैनेजमेंट ऑफिस है पाकिस्तान का, उसमें अभी तक कोई हाल ही तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी। डेट मैनेजमेंट ऑफिस में अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी। जी। और उसके साथ-साथ आईएमएफ की जो किस्तें हैं, वो इनको पता ही नहीं है कि कितनी वो करते हैं, कब वो करते हैं। हुँ। मतलब इट इज़ यानी आप बंदा सोचेगा कि कै ये आईएमएफ से पूछते हैं कि हम आपको कितना वो करते हैं। वो तो कर्ज़ ये क्यों पूछते मतलब थे मैं पूछिए आपने, वो ओके। इसीलिए है, वो एक दफ़ा आ जाता है तो आईएमएफ जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है, नहीं, क्योंकि मैं ये उसके कह रहा हूँ कि बगैर आप ये बताएँ जी। ना कि ये किस तरह का, मतलब आप इमरजेंसी किस पर लगाएँगे? यानी आप देखें ना, गवर्नेंस जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, बेसिक गवर्नेंस की आप बात करते हैं, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो आप क्या मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाएँगे और अपने आप को एक क्या कहते हैं, ये मतलब ये तो फिर सारी आप समझ लें ना जो बातें हैं कि आईएमएफ भी कहता होगा कि यार इतना इतना भी हम महकूम नहीं चाहते थे तुम्हें बनाना। एग्ज़ैक्टली मैं कह रहा हूँ कि अगर आईएमएफ के ऊपर भी अमल कर रहे होते, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन खराबी जो है वो आपकी अपने गवर्नेंस डेफ़िसिट की वजह से होती है। अब जो यानी फ्यूल का क्राइसिस आ रहा था, पैसे नहीं थे इम्पोर्ट करने के लिए, हमने नी जर्क रिएक्शन के तौर पे ये किया कि ईरान के साथ जो है ना वो बॉर्डर्स पे बहुत ही यानी कंट्रोल लूज़ कर दिया है। तो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में जो डीज़ल आ रहा है वो ईरानी है, और पाकिस्तान की अपनी जो रिफाइनरीज़ हैं, उनके स्टॉक पाइल जो है ना वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो खरीदने वाला नहीं है। वो आज खबर है अखबार में, आप देखिएगा कि पार्को ने कहा है कि हम बंद हो जाएँगे। हुँ। ऑयल रिफाइनरी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, क्योंकि ईरानी डीज़ल है ईरान के अंदर 3000 तुमन का, जो कि हार्डली बनते हैं ₹20 पाकिस्तानी। और जो हज़ारों गाड़ियाँ और कश्तियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे वो लेके आ रही हैं, एक गाड़ी पे कोई 4000 लीटर जो है ना वो डीज़ल लोड हो जाता है, और बड़ा खतरनाक वो है। मैंने देखा है, अभी मैं रिसेंटली तुर्बत होके आया हूँ, गवादर भी होके आया हूँ। तो ₹210 का वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हो जाता है, और फिर यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो 210 से ₹240 के दरमियान वो बिक रहा है इस वक़्त। जबकि जो लीगल डीज़ल है वो ₹280 का है। तो जब मुझे ईरानी डीज़ल पिंडी में या इस्लामाबाद में बैठ के मिल रहा है, तो मुझे किसने काटा है कि मैं कि जो है वो हाँ, जाके वो डलवाऊँ। और उसमें भी किसी की जी, किसी जी। ऑब्वियसली वहाँ पे भी नाम लिए बगैर इंस्टीट्यूशंस का लोग होंगे ना बॉर्डर पर। मतलब इसको फैसिलिटेट करना, और किसका किसका मफ़ाद है कि ये चलता रहे। बात जी, बात तो यहाँ यहाँ से भी तो लिंक्ड है ना ये, फिर वही गवर्नेंस की वो बात तो आ गई आप कि नो वन। जी, जी, तो आप स्पेसिफिक्स में चले जाएँगे, ज़रा जो बॉर्डर पे जो लोग हैं और उसके अंदर जो लोग हैं, वो जो ₹20 का पेट्रोल ₹210 का होता है, तो सबके मार्जिन्स है ना, तो शेयर्स हैं उसके। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। 210 तो फिर आगे रिटेल में तो फिर 240 का है वो ईरानी पेट्रोल जो है ना, वो भी यानी अब इतना सस्ता नहीं रहा। तो वरना उस पहले उससे और सस्ता था। अब जो है ना उसको ज़्यादा, तो नीड तो ये है कि इन सारी चीज़ों को गवर्नेंस इमरजेंसी का मतलब ये है कि कोई ना कोई, अच्छा, अगर ये कि इमरजेंसी लगाएगा कौन? तो फिर वही बात वही ये आ मैं कह रहा हूँ जाती ना है कि कौन कौन लगाएगा इसको? मैं और आप तो लगाएँगे नहीं। जो लगाएँगे वो देखिए, वो तो खुद खा रहे हैं इसका। उसकी जो पावर है वो तो वहीं से आएगी जहाँ से आती है। लेकिन हुँ। ज़ाहिर है तो स्टेट का हिस्सा वो भी, और ये रियलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो जब से बना है, वो एक बहुत ही फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना रहा है हमेशा से, और दुश्मनों में घिरा रहा है, इंटरनल भी जो फिशर्स हैं और जो एक फॉल्ट लाइन्स हैं वो हैं। तो पावर तो वहीं से आएगी जहाँ से आती है। लेकिन गवर्नेंस उनका काम नहीं है। गवर्नेंस जिनका काम है, जी, जी, गवर्नेंस इम्पोज़ करना उनको, काम है, आप ये कह रहे हैं? जी, 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 गवर्नेंस जिनका काम है, उन्होंने ही गवर्नेंस करनी है, और वो ट्रेन्ड लोग हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न्स
वो ईमानदार अपना रोल प्ले उस तरह नहीं कर पाते। वो ज़रा अपना काम तो करते हैं, जो उनके ज़िम्मे आता है। लेकिन जो एक लार्जर खराबा है, बिगाड़ है, उसको दूर करने के लिए जिस लेवल का इंटरवेंशन दरकार है, जिस लेवल का मिटिगेशन दरकार है, उसमें उन लोगों को आगे लाना चाहिए। क्योंकि चाहे ये हुकूमत हो या पिछली वाली हुकूमत हो, और जिन यानी बुनियादों पे ये खड़ी हुई हैं, वो नहीं लगता कि अनलेस तो ये कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक सही मायनों में अवामी नुमाइंदा हुकूमत आए। लेकिन उसके अंदर भी मसला ये है कि हम जिस तरह की जमहूरियत पे अमल कर रहे होते हैं, वो दुनिया भर में उसको अब जमहूरियत समझा नहीं जाता। वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म इसको कहते हैं, और डेमोक्रेसी के मायने अलग हैं। खुद यानी जिस यानी कॉलोनियल एरा की वजह से हमें ये इलेक्शंस और बाकी सिस्टम ये मिला है, तो बर्तानिया में भी अब वो सिस्टम नहीं है कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट का। अब एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरेट जो है, ये इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, और इसकी जो है वो सारी दुनिया में आप चाहे तुर्की आप उठा लें या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें हमेशा ये होता है कि जो ताकतवर है वो माइनॉरिटी को जो है वो ऑप्रेस करे। आज जो हुकूमत है वो पिछली वाली हुकूमत को गद्दार साबित करने पे तुली हुई है, पिछली वाली हुकूमत जो है वो इनको गद्दार साबित करने पे तुली हुई थी। और जो आप इलेक्शन के रिजल्ट्स अब देखते हैं, सारा एक तो ये बात ये हुई कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो तो वोट नहीं डालती, और जितने भी वोट डल रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। यानी सब जगह जो है, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक साइजेबल वोट बैंक रखने के बावजूद जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आ पाती, उनकी कोई वॉइस नहीं है। अगर आती है तो बहुत ही यानी इक्का दुक्का जो है वो आ जाती है। लेकिन ये कि वो लाखों लोगों की नुमाइंदा है, उनकी वॉइस जो है वो शुड बी हर्ड, और यही दुनिया भर में जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस है, और यही मॉडल जो है वो इस वक्त मैं मगर मैं इसमें जरा गवर्नेंस इमरजेंसी की तरफ आऊं, एंड मे बी जी जी sort of हाँ, reaching लेकिन the ये उसकी बुनियाद यही है कि हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो जिन लोगों के पास है वो दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नहीं, तो उनको जो लेकर आए उनको भी तो सेल्फ चेक, मतलब कोई एक मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है ना। मसला ये कि आपने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है वो हाइड्रा के ना बहुत सारे हेड्स हैं, और अब आप समझ में नहीं आ रहा कि किसको काटेंगे तो रूट से किल होगी वो चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिनको हम समझ रहे हैं कि जो सही में इक़्तिदार में हैं, आप समझ लें ना, जो हमेशा से रहे हैं, तो वो क़ुव्वतें अगर आकर इसको किसी भी तरह की इम्पोजिशन करती हैं, तो उसके लिए इनको खुद भी तो अपने स्ट्रक्चर्स, अपनी जो इंसेंटिव मैकेनिज्म्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे ना। मतलब मसला ये है कि दिस इज़ ऑल फीडिंग फ्रॉम ईच अदर। तो इसको अल्टीमेटली कोई एक फ़र्द तो यानी किल नहीं कर सकता। इसमें आपके जो मुफ्ती अब्दुल रहीम हैं, जो जामिअतुर रशीद के हैं, उन्होंने यही बात कही थी, मैं पढ़ रहा था कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस। मेरा भी यही ख्याल है कि कोई ना कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रीराइटिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे सब आकर कहेंगे कि हम सब मतलब इस सारे हमाम का हिस्सा हैं, इस हमाम से कोई बाहर नहीं है, और सभी नंगे हैं, मतलब माजरत के साथ। एग्जैक्टली हमने यही बात की है कि जब तक ये कॉन्सेंसस डेवलप नहीं होगा, और उसके लिए देखिए रोल प्ले करना होगा सिविल सोसाइटी को, जो हमारी साइलेंट पॉजिटिव मेजॉरिटी है, उसमें से लोगों को निकल के आना होगा आगे। और वो यानी अपने अपने स्फीयर्स पे वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अच्छे सहाफ़ी भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर जो है ना वो अपने आप को ज़्यादा वो एक्टिव नहीं कर पाते, और ये एक बड़ा रीज़न है। लेकिन ये कि जब ये आगे आएंगे, और अब देखिए ना, अखुवत एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान में, लेकिन अमजद साकिब अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तो हमेशा हार जाएंगे। ईदी साहब
तो डॉक्टर अब्दुल कदीर बेचारे जो है वो हुसैन पाकिस्तान जो है वो कोशिश करते करते मर गए, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों की वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी स्टेट खड़ी हुई है, चल अपने रही पैरों है, पर है। चल रही है, सही बात। और चाहे गवर्नेंस कितनी खराब हो जाए, चाहे इकोनॉमी कितनी खराब हो जाए, जो सोसाइटी है वो पाकिस्तान की बहुत रेजिलिएंट है, बहुत पावरफुल है। इसमें और मुझे आप जी, जी जी, जी। बताएँ। जी, नहीं कंप्लीट करें। तो लेकिन जो ये है ना कि ऐसे फोरम, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम पब्लिक पॉलिसी में कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स मैपिंग, और ज़ाहिर है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार-बार, और जो अ, यानी एस्टेब्लिशमेंट है या डीप स्टेट है, डीप स्टेट है, जो हाँ, डीप जो स्टेट भी कहेंगे नाम आप दें। उसको। लेकिन देखिए हाँ, वो भी जो है ना ज़रूरी नहीं है। आप अगर थोड़ा-सा हम जब मैं कराची में था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ इस्लामाबाद में आके और पिंडी में और जो भी ये सारे हल्के इंटरेक्शन करके, तो वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, हमारे जैसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे जैसे ही प्रेशर्स लेते हैं, और वो सारी जो उनकी यानी मैं कह रहा हूँ कि उनको आप अलहदा नहीं कर सकते। दे आर वेरी मच इंटीग्रेटेड इनटू दिस सिस्टम, चाहे वो नहीं वो तो है ना, वो लोग अपने आप यानी को डिवोर्स्ड पोर्ट्रे करते हैं ना। मसला ये है कि ये डीप स्टेट कहती है कि हम डीप स्टेट है ही नहीं। मतलब दे वो तो आर उन्होंने एज अब नहीं, नहीं, अब तो उन्होंने तो मानते हैं, अब तो मान रहे हैं ना। मानते हैं, नहीं मैं ये अब कह तो रहा हूँ, अब मानते मान हैं। रहे हैं ना। जी, जी, अब तो कह रहे हैं जी, आकर के हम तो यहाँ थे, हम यहाँ पे भी थे और वहां पे भी थे और इसमें भी थे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थी। मगर मैं बता रहा हूँ कि इतने अरसे तक तो मानते ही नहीं थे ना। आप माने तो सही, तो आप टेबल पे आएंगे ना। आप माने जी। तो सही कि आप स्टेक होल्डर हैं। आप कहते हैं मैं स्टेक होल्डर हूँ ही नहीं, ठीक है ना। और अरे वो, हाँ, वो सारा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है कि हम स्टेक होल्डर नहीं है या हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन असल तो चीज ये है कि यानी अभी भी जो बेस्ट थिंग है पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान का मजबूत दिफा है और एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन फौज है। वरना इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं और जो अनार्की आपको नजर आ रही है पॉलिटिकल एरेना के अंदर, उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो उससे भी है। यानी वो उसके यानी क्या कहें वो तो है ना नौफल भाई। ये देखे ना आपके किसे कितने वकील कहें, कितने किससे मुझसे, हाँ जी, जी। और हाँ, या मतलब कितने या कितने मतलब कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स गुजरे हैं और कितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं। इसी से आपको पूरी जी, एक पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि तो ये पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के इर्द गिर्द मैं स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी के इर्द गिर्द बात कर रहा हूँ। जब आप एक इंस्टीट्यूशन को सस्टेन ही नहीं करने देंगे, जी, जब आप ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सस्टेन नहीं करने देंगे, तो ऑब्वियसली वो वीकन तो होंगे। ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल, ये तो 101 है ना। फिर आप बोलेंगे कि यार मैं खड़ा हुआ हूँ एंड में, तो ये तो अंधों में काना राजा हो गया ना कि हाँ, आप लेकिन खड़े मैं हैं। वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक चीज़ जो है ना, आप अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये मनहसूल इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं है, यानी ठीक हाँ, है, तो उसमें जो है ना वो उसके अंदर भी कई लेयर्स हैं, कई शेड्स हैं, सही कई है। लेवल्स आई हैं। आई एग्रीड। तो और इसमें असल पाकिस्तान का जो मसला है ना, मतलब ना कोई हमारा मसला कोई पंजाब से है, ना सिंधी महाजर का मसला है, ना बलोच और गैर बलोच का मसला है। असल मसला है खैर और शर का और ज़ुल्म का और मज़लूम का, ज़ालिम का और मज़लूम का। तो जो खैर की क़ुव्वतें हैं, जो अच्छाई की क़ुव्वतें हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं। और जो बुराई की क़ुव्वतें हैं और जो बुराई के एक्टर्स हैं, और जो इविल फोर्सेस हैं, वो भी सारे इंस्टीट्यूशन में उतनी ही मौजूद हैं। ग्रे रियलिटी ग्रे है। ठीक है? ठीक है ना? रियलिटी एब्सोल्युटली ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। I ये think पाकिस्तान this sort of brings me to my original point, and we'll sort of conclude with the one last question that I had. But before that, जी, this brings us sort of to an original point जो आपने बात की थी ना कि वो मतलब हमारे आबा व अजदाद आए, उन्होंने कहा यार ये सिंधी माड़ू और वो पंजाबी डगर। तो आई थिंक ये जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की भी बात हुई थी कि एक पैनल ने डिमांड किया एग्ज़ैक्टली। कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन साउथ अफ्रीकन मॉडल पे, जो जी, अपार्थाइड के बाद जो एक कमीशन क्रिएट की गई थी, उस तरह की एक चीज़ क्रिएट की जाए जिसमें सबसे पहली चीज़ ये हो कि लोग इस बात को समझ सकें कि भाई वी कैन लर्न टू लिव विद आवर डिफरेंसेस। एंड ये जी, हम सब इस मर्डर ऑफ हिस्ट्री में अपना अपना किरदार अदा कर मतलब कराए। मतलब मुहाजिरों ने जब वो आए थे तो उन्होंने पंजाबियों को जॉब ही नहीं दी, और वो जब कराची जब तक एक दारुल
हुकूमत रहा तो वो एक अलग तरह की उन्होंने एक एलिटिज्म डेमोन्स्ट्रेट की। फिर वो जब कट हो गए तो आप देखते हैं कि फिर अब वो पूरा कोटा सिस्टम पूरी आपने बात की, तो हमारी एक अपनी फ्रस्ट्रेशन अब बिल्ड हो गई अगेंस्ट द पंजाबीज। तो बट देयर हैज़ टू बी ए म्यूचुअल recognition of the fact that there have been mistakes made and issues that we are all sort of stakeholders in. जी, जी। हमने जो उसमें बात की थी जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, तो उन्होंने भी यानी साउथ अफ्रीकन मॉडल से थोड़ा डिफरेंट, वो तो एक कमीशन था, तो ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फोरम की बात की। फोरम है, सही। और ज़ाहिर है इसमें सबसे अहम बात ये है कि जो सच है, ट्रुथ की पावर सबसे ज़्यादा है, यानी हर झूठ से, हर गलत काम से, हर साजिश से, तो सच जितना बोला जाएगा, उतनी बेहतरी की उम्मीद भी होगी। नेशन बिल्डिंग के लिए भी और इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो है ना, And तो that सच comes बोलना that बहुत that ज़रूरी that लगती है। comes that comes that comes with accepting ना, मतलब सच बोलना जी, comes with accepting the fact that you there have been many wrongs that you need to right now. Um, हुँ। और इसमें एक चीज़ और है कि देखिए सच जो है ना आजकल, ये पोस्ट ट्रुथ एरा में बहुत डिबेट इस पे है ना कि सच है क्या? ठीक है ना? hmm. मेरा सच जो है ना ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सच के साथ अ, उसकी अलाइन मुताबिकत करता हो। हो या तो आपका अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, थिंकिंग है, उसके हिसाब से आपका सच है। ठीक है ना? और इसकी भी कई मिसालें हैं। मैं दे भी देता हूँ, अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, पब्लिक करेंगे। लेकिन यानी जो इस्लामिक हिस्ट्री है, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना? आज तो दुनिया पिछले 100 सालों में प्रिंटिंग प्रेस भी है, मीडिया भी है, अखबार कब से निकल रहे हैं, ठीक है ना? हिस्टोरियंस भी आ गए, उस ज़माने में तो कोई हिस्टोरियन भी इस तरह का नहीं था। तबरी वगैरह तो बहुत बाद में आए ना। लेकिन जो फर्स्ट सेंचुरी है इस्लाम की, उसमें जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उस बुनियाद पे आज भी हम लोग एक दूसरे का गला काटते हैं। और वो जो रिवायात थी, वो ज़ाहिर एक जो जंग के अंदर जो पहला कत्ल होता है, वो पहली कैजुअल्टी तो सच की होती है ना। तो उसमें हमने हदीस को भी करप्ट किया, फिर रिवायात जो आई दूसरी। तो अब जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उस वक्त उनकी जो भी किताबें लिखी गई, और वो भी कई सदियों बाद, यानी वाकया करबला की जो पहली रिटन कोई अगर आपको नैरेटिव मिलता है तो उसकी कोई 90 साल के बाद मिलता है। ठीक है ना? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त ना मीडिया था, ना हिस्टोरियंस थे, ना प्रिंटिंग प्रेस था। तो उस वक्त तो ये होना समझ में आता है। लेकिन आज अगर हम डिबेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था या नहीं बना था, कायदे आज़म जो है वो सेकुलर थे या एक वो थियोक्रेटिक स्टेट चाहते थे, या वो तो या 65 की वॉर जो है वो इंडिया जीता था या पाकिस्तान जीता था। कायदे आज़म जो है वो जिरक में पैदा हुए थे या कराची में पैदा हुए थे। यानी ये डिबेट है सारी की सारी। तो ये एक दूसरे के गरेबान पकड़ के ये मसाइल हल नहीं हो सकते। ठीक है ना? जो उनके पास एविडेंस है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जिन सर्कमस्टांसेस को उन्होंने फेस किया है, गुजरे हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है जिसमें, तो उनका सच वो है, आप ये मान लें। ठीक है? और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम जिन प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो हमारा सच जो है वो कुछ और है, वो है। तो ये रिकंसिलिएशन की एक बुनियाद ये हो सकती है कि लर्न, यानी टू नो द डिफरेंसेस एंड टू लिव विद देम, कि हाँ ये ऐसे ही है। उसको आप जो है ना, यानी 1400 साल के झगड़ों को जो है वो आप आज नहीं निपटा सकते। हाँ, एक लम्हे में तो नहीं निपटा सकते। एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस के जो ये करेगा, मतलब व्हिच इज़ अ प्रोसेस, ये जो स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली टॉर्च बेयर्स विल बी द करंट यूथ, जिसकी मीडियन एज इस वक्त एग्जैक्टली पाकिस्तान की एग्जैक्टली 20 to 23 की है। तो वो मैं यही पूछना चाह रहा था, चूँकि खालिद रहमान साहब इस वक्त IPS के चेयरमैन भी हैं, मुख्तलिफ और पोजीशंस पे भी हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं अपनी ज़ात में।
एंड आई थिंक आई बिलीव मैंने कहीं से आई पिक दिस अप फ्रॉम समवेयर के आई थिंक नस्ट के इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे एंड ही टॉक्ड अबाउट डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस एंड यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन ऑर्डर टू, वही वाली बात है ना कि अगेन ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन वाली जो बात है, इसमें जो लीडरशिप का किरदार अदा करेगी वो यूथ करेगी. Who will sit down and reconcile with the different sort of distorted perceptions they've been sold or realities they've been sold all their lives. मगर इशू ये है कि यहाँ पे जो मेरा सवाल है वो ये है कि एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉपिंग इट ऑफ विद कि यूथ के लिए अल्टीमेटली क्या इंसेंटिव है ये सब कुछ करने का. यूथ तो मज़ीद पोलराइज्ड है, मतलब यूथ इज़ द मोस्ट पोलराइज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस वक्त. चाहे वो आप प्रो पीटीआई और नवाज शरीफ एंड दिस एंड दैट एंड ये पूरा ले लें, या चाहे वो द लार्जर एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस डेमोक्रेसी वर्सेस ये डिबेट्स ले लें, या चाहे आप वो हिस्ट्री चीज़ें, मतलब द पोलराइजेशन इज़ ह्यूज. तो जो साइलेंट मेजोरिटी है वो बेचारी चली जाती है बाहर, ठीक है ना. मेजोरिटी तो ये चाहता है कि वो बाहर चले जाए. तो मेरा सवाल ये था कि ये यूथ के लिए क्या मैसेज है, बिकॉज दे आर जस्ट बैटलिंग अ वेरी डिफरेंट, दे आर जस्ट they're coming to terms with a very different sort of Pakistan जहाँ पे we might have a food security situation at our hand. मतलब यानी आप आटों की लाइनें तो देख ही रहे हैं, we'll have a food security situation very 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 soon. तो ये बेसिक मसाइल से निकलकर आपको लगता है कि ये यूथ अपने आप को इस तरह इवॉल्व करेगा एंड मूव टुवर्ड्स ए सॉर्ट ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक्सरसाइज. इसमें यूथ के लिए क्या मैसेज है, बिकॉज दे आर बैटलिंग मल्टीपल इश्यूज एट द सेम टाइम राइट नाउ. जहाँ तक आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो इंसेंटिव तो सबसे बड़ा यूथ का ही है. जैसे जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी एज तो मतलब वो 8-10 साल 20 साल अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन जो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मतलब आई क्रॉस 45, तो और जो एक यानी एक्टिव एज होगी तो शायद 20-25 साल और, अगर कोई और एक्सीडेंट ना हो, कोई और मसाइल ना हो, हम गुजार लेंगे. तो यूथ आज जो यानी 17-18 साल का है, 20 साल का है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, और उसके सामने उसका कैरियर है, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, उसने शादी करनी है, उसमें जो है वो पूरा एक तो सबसे ज्यादा इंसेंटिव तो आज की यूथ का है कि दे हैव टू शेप दिस वर्ल्ड वेयर दे हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. और लाइफ सिर्फ स्पेंड नहीं करनी, बल्कि उसको एक अच्छी तरह एक भरपूर जिंदगी गुजारनी है. और उसके बाद जो आने वाली नस्लें हैं, वो यानी हम अगर जो एफर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जो भी हालात फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को जो है ना वो ये फेस ना करना पड़े, यही माँ बाप सोच रहे होते हैं ना. और यही जज्बा, यही मोटिवेशन जो है वो इंसान को जो है वो आगे बढ़ा रही होती है. अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, तो वो जानवरों की तरह तो नहीं है कि सुबह निकले और रात में चर के और खा पी के शिकार करके वापस आ गए अपने गार में या जहाँ भी रहते हैं. तो एक बेहतरी की जुस्तजू जो है वो हर इंसान में होती है, और यही इंसेंटिव सबसे बड़ा होगा. लेकिन मैं उस बात कर रहा था कि ये जो अवेयरनेस आज जिस तरह की है, ये पहले कभी भी नहीं थी. और उसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे सोशल मीडिया का, और जो इंफॉर्मेशन एज जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से है. और कोई इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ तो शायद अपना किरदार अदा ना कर सके, लेकिन देयर शुड बी सिग्निफिकेंट या क्रिटिकल मास, कम से कम एक ऐसा बनना बहुत जरूरी है यूथ के अंदर जो थॉट लीडरशिप का रोल प्ले कर सके. और एक और अच्छी चीज जो यानी इस जमाने की अच्छी बातों में से एक बात ये है कि 21st सेंचुरी एजुकेशन के अंदर अब जो मेथोडोलॉजी है वो इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू नो या व्हाट टू लर्न, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू लर्न. तो उनको आप जो है वो टूल्स देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि वो नॉलेज हासिल कर सकें, और कहाँ से हासिल करते हैं. अब बहुत आसान हो गया है अब जो है. हमारे ज़माने में यानी अब मुझे लगता है कि हमारा ज़माना इतना वो हो गया, लेकिन अरे इंटरनेट तो नहीं था जब मैं मैट्रिक कर रहा था या इंटर कर रहा था, या इवन यूनिवर्सिटी जब हम गए हैं तो अर्ली उसमें तो गूगल नहीं था. हमने तो वो डॉस बेस उसमें काम किया हुआ है.
वो उस तरह के प्रॉम्प्ट्स देके जो है ना वो बूट करते थे, सीडी लगा के जो है वो अब तो विंडोज आ गई है, गूगल है, वो सारी चीजें हैं। और यानी ये तो बहुत हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। मुझे याद है मैंने पहली दफा अपना नाम गूगल किया, कोई 2005-6 की बात होगी, तो वो 3-4 कहीं वेबसाइट्स पे जो है ना वो मेंशन था, तो इट वाज लाइक यानी पता नहीं कितना अपने आप बात नहीं समझ में गया। दिन बन गया। मैंने गूगल किया, मेरा नाम आ रहा है। हाँ। तो दुनिया में कितने इंसान ऐसे होंगे जिनका जो है वो नाम कहीं इंटरनेट पे सर्चेबल हो जो है ना। तो उसके उस वक्त ना ऑर्किड भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं था। हाँ, ये वो MIRC की वो चैटिंग होती थी ना, तो MIRC थोड़ी वाला बहुत टाइम मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। वो पिंग तो कर देखा है। करके फ्लड कर करके निकालना लोगों हाँ। को। तो ये बहुत देखा है। तो ये अवेयरनेस तो है, लेकिन ये कि अगर हम एक ऐसा क्रिटिकल मास तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं यूथ का, जो थॉट लीडर्स बन सके सही मानों में, और दोबारा से वो आया कर सकें एक नॉलेज बेस्ड रेवोल्यूशन का और लीडरशिप का और सोशल चेंज का, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ज़रा सोशल साइंसेस में हम वेस्ट के मुकाबले में, इवन जो हम कहते हैं, हम कंपेयर करते हैं बार बार के पड़ोसी मुल्क हमारा जो इंडिया है, उसके मुकाबले में ये रियलाइजेशन कि हम बहुत पीछे रह गए हैं पिछले 20 सालों में, ये स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। उसी के बाद यानी जब तक हमें अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं होगा, अपने जो नुकसान हम कर चुके हैं अपना उसका एहसास नहीं होगा, तो उसको रिड्रेस करने और उसको जो है वो उसका इलाज करने का भी जो है वो असल में मौका इसमें नहीं मिलेगा। इसमें मैं यही कहूँगा कि आपका इदारा जैसे IPS हो, असल में हमारी जो यूथ के लिए स्पेस है ना वो रैलियों में। हमने आप कह भाई देखें ये सब कुछ करने के लिए स्पेस चाहिए ना, मतलब हुँ। एक कमरा नहीं, एक स्पेस चाहिए, ठीक है ना? वो स्पेस एक फोरम हो सकता है, प्लेटफ़ॉर्म होता है। उस वो फोरम जो आपसे वो मतलब वो फोरम कहेगा लो जी आया गौरी, तो सर फिर आप वो करेंगे ना, ठीक है? हाँ, आप कितनी यूथ को अच्छी उधर लगाएँगे ना। तो आप मुझे बताएँ ना कि आपके पास कौन से फोरम्स हैं, को जो क्रिटिकल थिंकिंग को उस तरह प्रमोट कर रहे हैं, जो लीडरशिप को उस तरह एंगेज मतलब डेवलप कर रहे हैं और अगले थॉट लीडर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि यूथ की वैल्यू तो आपने बहुत बहुत गिराई कम है, ना सर। बहुत कम, सर बहुत आपने कम कहा है। कि और रैलियों पे पहुंचो, मीनारे पाकिस्तान पे पहुंचो, ये तुम्हारी औकात है। हुँ, ये तुम्हारी औकात ये है कि तुम करोड़ों दर करोड़ों सोशल मीडिया पे जाकर फेक पोस्ट क्रिएट करो और इसको उसको प्रो दिस प्रो दैट करो, इसको गालियां दो मोटी मोटी, ठीक है ना? आपने सर वो स्पेस ही नहीं दी। मतलब माजरत के साथ मैं एज यूथ बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल एक बात कर रहा हूँ कि आपने तो सर स्पेस ही नहीं दी है लोगों को कि वो आकर बात करें, कोई सिविल डिस्कशन हो, लो जी आया गौरी इसी पे लगे हुए हैं यार सब। मतलब बात दरअसल ये है कि आप लोगों को वो कितने फोरम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जल्द से ज्यादा हैं यार, जल्द से ज्यादा हो रहे देखिए हैं बजाय इसके कि फोरम्स स्पेस, एस्टेब्लिश हों। हाँ, जो जलसे हो रहे हैं मतलब वो ज़रा जो स्पेस जिसने देनी है, वो तो नहीं देगा, वो तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो ज़रा जो वडेरा है या जागीरदार है, वो क्यों नहीं चाहता कि वो उसके थोड़ी चाहेगा कि उसके बारे में एक कोई किसी घर में कोई, वो थोड़ी भाई, ये दुनिया नहीं चाहती कि दारे अरकम बने दोबारा। जी, हम जी। पाकिस्तान नहीं चाहता कि दोबारा दारे अरकम बने, क्योंकि बन गया ना तो वो तो कुरैश ने भी नहीं ढाया होगा उसको जो हम ढा देंगे उसको पहली फुर्सत में, मुसलमान होकर भी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये ज़रा इस तरह के लोग बहुत कम पैदा होते हैं, यानी अल्लामा इकबाल जैसे या मौलाना मौदूदी जैसे या सर सैयद अहमद खान से आप जो भी इख्तिलाफ़ करें, लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से एक तहरीक बर्पा हुई और उसके ग्रेजुएट्स ने फिर जो रोल प्ले किया पाकिस्तान मूवमेंट में, अच्छा या बुरा उसको मैं यानी वो नहीं कर रहा, उसमें ज़रा हो सकता है आप कहें कि उससे तो यानी वो नहीं होना चाहिए था जो हो गया, और उनका वर्ल्ड व्यू कुछ और था, और एक वो अलग बहस है। लेकिन असल चीज़ ये है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली जो कुछ किया, स्पेस प्रोवाइड की, हाँ। इस स्पेस प्रोवाइड की, इस तरह हर की चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, स्पेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन क्रिएट की, लेकिन इस तरह की जो लोग करना चाहते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो ये अभी भी हम जो बैठे हुए हैं इस पॉडकास्ट में, एक उस तरह की एक स्पेस प्रोवाइड हो रही है ना, कि ये कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। और आज आप मुझसे कर रहे हैं, कल को किसी और से करेंगे, तो जितने भी ये अल्फाज हैं ये कहीं जाते नहीं हैं, ये यहीं दुनिया में घूम रहे होते हैं। इनकी अपनी एक बरकत होती है, इनका एक अपना ऑरा है, एक एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो कहीं न कहीं जो है ना, वो आइडियाज़ हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो गुफ्तगू भी हम करते हैं। तो जितना सच बोला जाएगा,
जितना ये दर्द रखा जाएगा कि तब्दीली की ज़रूरत है, जितनी ये तकलीफ़ महसूस की जाएगी कि इतना नुकसान हो चुका है और मज़ीद रायगा नहीं होना चाहिए इस सफ़र को, तो उसके तदारुक के, उसके इलाज के इम्कानात भी जो है ना वो पैदा होंगे। और है अगर ना। हम उसको वो कर लें कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो तो अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है और क़यामत तक हमें कुछ नहीं होना, और ये सारी जो ये जो लेनिन ने कहा था ना कि मज़हब जो है वो अफ़्यून है हाँ। मुआशरे का, तो वो शायद इस वाले उसके लिए कहा था उन्होंने, वरना तो यानी इस्लाम अगेन जो हम शुरू में बात कर रहे थे हाँ, कि नहीं, नहीं, इस्लाम में तो जो इट्स है अ वेरी प्रोग्रेसिव यानी देयर इज़ नो डाउट अबाउट तो द फैक्ट कि वी तो हैव रिग्रेस्ड फ्रॉम a very लेकिन progressive space that was this religion, लेकिन हमने that इस्लाम को is भी जो है वो is दुनिया के दूसरे ये जो अफ़्यून वाले मज़ाहिब हैं, तो वो नशा जो उन्हीं है की वो तरह हाँ, उसी नशे पे लगा दिया लोगों को। बताना शुरू कर दिया। जैसे वो इकबाल अगेन वो भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करते रहे हैं, मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और है। हाँ, 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 तो हाँ। तो वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है, लेकिन ये अवेयरनेस और ये गुफ्तगू जितनी होगी, ये आइडियाज़ जितने जनरेट होंगे, ये नॉलेज जितनी प्रोड्यूस होगी, क्रिएट होगी, तो माशरे में बेहतरी आएगी और यूथ ने ही रोल प्ले करना है। लेकिन यूथ का रोल प्ले करने का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई डिस्कनेक्ट हो उन बुजुर्गों के साथ और उन सीनियर्स के नहीं, साथ, ट्रेडिशंस के साथ जी, जी, जो ये तो इनके बात ट्रेडिशंस के साथ। जी, जी। ये तो हेरिटेज ये जो बातें आपसे हुई हैं एंड जी, ये तो डेफ इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि असल में वो एक फ्रस्ट्रेशन है। आई थिंक वो जो आप जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो एक फ्रस्ट्रेशन है फ्रॉम द स्टेटस क्वो एंड दैट्स टू से कि यार इन लोगों को कुछ, ये बुड्ढे बाबों को कुछ आता ही नहीं है, ये बड़बड़ करते रहते हैं, मुल्क को बर्बाद कर दिया है, वही हम पे मुसल्लत है, इनको निकालो, सबसे पहले तो इनको निकालो। तो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि देयर इज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ ग्रे एरिया। हमने उसको ब्लैक को पकड़कर वाइट के हुँ, इंतजार में है और ब्लैक को पकड़कर वाइट के इंतजार जी, में है, जी। तो जबकि अच्छा, रियलिटी ग्रे इसमें में है। देखें, इसमें जो ना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का ना, वो कई फ्रेम्स होते हैं। तो एक तो इधर है, हमें जो मीडिया में जिस तरह का इस वक़्त ऑनस्लॉट है, और आप सड़क पे चले जाएँ, आप नाई के पास चले जाएँ, आप तंदूर पे चले जाएँ, आप किसी ऑफ़िस पे चले जाएँ, तो यही गुफ्तगू हो रही होती है। लेकिन आप अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखें, एक और फ्रेम से देखें कि पाकिस्तान जिस वक़्त बना था 47, या उसके बाद आप आ जाएँ जो 71 में पाकिस्तान था, कि आधा हिस्सा अलग हो चुका है। यहाँ भी जो है वो यानी फ़ौज सारी डिमोरलाइज़्ड है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल लेट चुकी है, बिल्कुल वो हालात उस तरह के हैं और कोई इम्कान नहीं लग रहा कि अब मज़ीद कुछ चल जाएगा ये। लेकिन आप एक अपने पिछली जनरेशन के मुकाबले में अपने आप को कंपेयर करें। अपने शहर को आप कंपेयर करें, पिछले 25-30 सालों पहले क्या था और अब कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तरक्की का सफ़र रुका है। ऐसा नहीं है कि कोई हर चीज़ का बेड़ा गर्क के खाना खराब हुआ है। तो जो असल जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो प्लस पॉइंट्स हैं, हमारी जो पॉज़िटिव बातें हैं, उनको आप आइडेंटिफ़ाई करें और उन पे बिल्ड करें। हम्म। और जिन चीज़ों उनको स्पेस दें बेसिकली। उनको स्पेस दें, उनको बिल्ड करें, उनको स्ट्रेंथन करें और पॉज़िटिव फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें पाकिस्तान में। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो। कोई एक इंस्टीट्यूशन बुरा नहीं है, कोई एक कौम बुरी नहीं है। हर तरह के लोग जो है वो हर कौम में हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो हर इंस्टीट्यूशन में हैं। हर सूबे के अंदर जो है वो अपने मसाइल हैं। आप अगर आज कराची के अंदर रहते हैं और कराची से बाहर निकल के आप हब की तरफ जाएँ, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाएँ और मलीर के गोठों की तरफ चले जाएँ, औरंगी टाउन चले जाएँ, औरंगी टाउन से आगे जो गोठ है वहाँ चले जाएँ, तो जो मकामी आबादी, जो आजकल कराची के अंदर भी ये मकामी गैर आबादी का चल रहा है, वो जिस हाल में रह रहे हैं, उनका आप देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, हम तो बहुत बेहतर हालों में हैं और ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री हमारी जो है वो बहुत डेवलप हुई है। क्राइसिस आते हैं कौमों में इस तरह के। अमेरिका के अंदर भी जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में 30 साल आलू खाए हैं अमरीकियों ने, ठीक है ना? हम्म। तो वो वक़्त तो हमने नहीं देखा पाकिस्तान में आज तक कि जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हों और सब जो है ना वो आलू उबाल के खा रहे हों। हाँ, ये है कि अब देखें जो लाइनें लगी हुई हैं आटे की, वो एक मिसहैंडलिंग है, ये भी गवर्नेंस का इश्यू है। लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं ज़ाती तौर पे, चाहे आपके घर में काम करने वाले हों, ड्राइवर हों,
या यानी जो लो पेड एम्प्लॉइज भी हों आपके, जिनकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, कि वो जाके वो आटे की लाइन में लगे हुए। अरे पूरे पूरे हर माशरे में होते हैं, अमेरिका में भी हैं। जितने वॉर वेटरन्स को भीख हाँ मांगते हुए मैंने अमेरिका में देखा है, सर, वो शायद कहीं और। 30 million, over 30 million are living on food stamps. Of Americans live on जी, food stamps. ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। तो डेफिनेटली वो तो जैसे नंबर्स की बात है ना, इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा, आप लैंड करें तो आप हाँ, देखेंगे नंबर मुंबई जी, में कितना बड़ा स्लम है। ठीक है ना? जी, एट द एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, ये तो एक नंबर्स का इशू है। जी, जो फंडामेंटल टेक अवे है वो मैं यही लूँगा कि number one, there needs to be some sort of truth and reconciliation, right? Regarding our वो divergent views. वो कमीशन हो, फोरम हो या ना जो भी हो, हो, लेकिन मतलब जहाँ भी स्पेस हो, वो स्पेस हो, जो भी स्पेस आपको अवेलेबल है, वो वहाँ स्पेस पे है, आप सच बोलें, वो सच वो, बोलें। वो सच बोले अपने एंड बारे में भी एक्सेप्ट। सच बोलें और हाँ, दूसरों के बारे में दूसरों का सच भी समझें कि वो क्यों बोल रहे हैं। अगर और इसको लीड करने वाला यूथ ही होगा और होना भी चाहिए। होना बिकॉज चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये कोई और रिकनसाइल कर कर चले जाए, फिर आप पढ़ रहे हो हुँ, उनको किताबों में, ये नहीं हो सकता। या कोई जी, ये या कोई इसको इम्पोज करे, ये इम्पोज करने वाली चीज़ नहीं है। ये एक्सेप्टेंस अंदर से आएगी, ये जी, एक्सेप्टेंस खुद एफर्ट के साथ आएगी, और ये एक्सेप्टेंस इस बात को समझते हुए आएगी कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये फ़र्द, इसके एक्सपीरियंसेस का हेरिटेज, इसका बैकग्राउंड, ये मेरा पंजाबी होना और सरवाइव करना एज अ पंजाबी, उसके लिए इस बलोची का सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है, इस पश्तून का सरवाइव करना बड़ा ज़रूरी है, और राइट? मैं तो ये 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 आखिरी बात, जी, बात ये हम कंक्लूजन की तरफ शायद जा रहे हैं कि अब जिस फेज़ से पाकिस्तान गुज़र रहा है ना, तो अरे नेशन बिल्डिंग जो है वो दहाइयों में नहीं होती, सदियों में होती है। वी आर जस्ट 75 इयर्स ओल्ड जो है। अब ये अगस्त में जो है वो 76 साल होंगे। लेकिन इस वक़्त जिस फ़ेज़ से हम गुज़र रहे हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल फ़ेज़ है। हम जब से पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान एक नाज़ुक दौर से हमेशा गुज़रता रहा है, और पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मैं माशाअल्लाह की अव्वलीन पैदावार में से अपने आप को तारुफ़ करवाता हूँ कि मैं जुलाई 1977 में पैदा हुआ था। तो लेकिन इस वक़्त मैं कम से कम ये रियलाइज़ करता हूँ कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ये क्रिटिकल ज़रूरत है, और माशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और यूथ को आगे आना भी पड़ेगा, और बाकी जो यानी हमारे बुजुर्ग हैं या मिडिल एज के लोग हैं, और उनको भी जो है ना वो अ, रखना सामने जो है वो यूथ को ही पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, अब हम आइंदा आने वाली नस्लों को इस हाल में नहीं छोड़ सकते मजीद। पाकिस्तान इवॉल्व हुआ है, जब पाकिस्तान बना है तो इट वाज नॉट अ नेशन, कई कौमियतें थी। इवन 73 में जब आइन बना है, तो उस तरह की नेशन बिल्डिंग पाकिस्तान में नहीं हुई थी। अब होते-होते आप ये देखें कि स्कर्दू, बल्तिस्तान, गिलगित से लेके जो है वो आप थर पारकर तक चले जाएँ, तो शलवार कमीज़ में लोग मिलते हैं ना आपको। हम्म, हम्म, 70s से पहले जो है वो शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास नहीं था, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यानी बिरयानी जो है वो एक हमारा नेशनल फूड बन गया है, वो पहले नहीं था। जिस तरह की हम कुकिंग करते हैं। कराची की अब जिस तरह की ज़बान है, या इस्लामाबाद में जिस तरह की उर्दू बोली जाती है, लाहौर में जिस तरह बोली जाती है, एक उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी आनी शुरू हो गई है आहिस्ता-आहिस्ता जो है। जब हम कम से कम उर्दू बोल रहे होते हैं, तो वो पहले जो एक बहुत ही डायलेक्ट्स का उसका डिफरेंस महसूस होता था, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है। वो तो एक अ, होमोजेनस तो मैं नहीं कहूँगा कि कभी भी हम बन सकते हैं, लेकिन एक नेशन जो है वो बनने के प्रोसेस में है। और इस वक़्त जो ये क्राइसिस है गवर्नेंस का, और उसमें ज़रा बहुत ज़्यादा फैक्टर इंटरनल तो है ही है मसले, लेकिन बाहर का भी जो है वो एक यानी वो हमारा रीजनल इस वक़्त सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है। और ज़रा 2001 से लेके अब तक जो एक अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेज़ेंस रही है नेटो की और दूसरी फोर्सेस की, ज़ाहिर है उन सब की
इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, उन सबका फिर अपना ये जो वैसे ये काफ़ी टर्म जो है वो काबिल एतराज़ हो गई है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। लेकिन ये हकीकत भी है कि वो कहीं भी आजकल दुनिया में जंगें उस तरह की फिज़िकल नहीं हो रही जिस तरह पहले हुआ करती थी, ख़ासतौर पे अक़वाम मुत्तहिदा। तो एक ये एनवायरनमेंट प्रिपरेशन होती है, मुख्तलिफ़ मुल्कों की फ़ॉल्ट लाइन्स को आइडेंटिफ़ाई करके उनको मज़ीद जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए जाते हैं ताकि वो अंदर से इम्प्लोड हों, और पाकिस्तान एक जंग का शिकार है, इस पे मुसल्लत की हुई है जंग ये। तो इस फ्रेम को हमेशा जो है ना वो रखना चाहिए कि पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को उससे ज़्यादा एक मजबूत पार्लियामेंट की ज़रूरत है। और ताकि जो अ, हमारी डाइवर्सिटी है वो एक यानी यूनिफिकेशन का भी प्रोसेस उसके अंदर मौजूद हो, और सबकी आवाज़ें जो हैं वो सुनी जाएँ, सबकी नुमाइंदगी हो, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टेट के मजबूत हों। और पहले अगर गलतियाँ हो चुकी हैं और होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, तो उनको कम से कम हम एनालाइज़ करें, आइडेंटिफ़ाई करें, डायग्नोज़ करें और फिर ट्रीट करें। और अरे ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है ना वो हमारे यूथ है। क्योंकि आइंदा 50 साल 60 साल जो है ना वो आप लोगों ने गुजारने हैं इस मुल्क में। तो और यानी मैं तो खैर अब मेरा निकल गया हूँ, यूथ यूथ तो 22 की है, मैं तो तो मैं खुद भाई कुछ अरसे में 40 का हो जाऊंगा तो तो मगर चले हाँ नहीं, पॉइंट नहीं, पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन। 32 तक जो है वो चल जाता है यूथ भी। अच्छा अच्छा जी, तो अ, यूनियन के तो बहरहाल जो मेरी यानी थोड़ी-सी हमारी मुंतशिर सी गुफ्तगू हुई है आज, और कई एरियाज़ कवर करने की हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत। लेकिन आई होप कि उससे कोई ना कोई बेहतर नहीं, मैसेज जो है वो इंशाल्लाह, निकालने में आप। hopefully we can have you again as sort of time progresses. I'm sure that there's a lot of exciting stuff that IPS is doing, जो कि हाईलाइट करने का मौका नहीं मिला, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप लोग सेनेट हाँ, में भी काम कर रहे हैं, आप लोग फोर्स कन्वर्जन्स पे भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस 2 घंटे की कॉन्वर्जेशन में नहीं उसको समझा जा सकता। उसके लिए आई थिंक एक हाँ, देखिए अगर सेपरेट। आईपीएस पे अगर करना है तो फिर को अलग करना पड़ेगा, वो फिर हाँ बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि एरियाज़ हाँ, जो हैं वो, क्योंकि 5 बहुत ब्रॉड थीम्स हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें मतलब होती। 20-20 कैटेगरीज़ हैं, और टीम हमारी बहुत छोटी-सी है, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एसोसिएट पूल हमारा काफ़ी बड़ा है, जिसमें लोग वॉलंटियर भी कर रहे होते हैं, उसमें रिटायर्ड लोग भी हैं और हाज़िर सर्विस लोग भी हैं। So फिर how लेकिन can they get in touch with you, Naufal bhai? I mean, if someone wants to actually, हमने इतनी truth and reconciliation और काम की बात की, तो anyone who wants to sort of get associated with you guys, how do they get in touch with you and what is the process? देखिए, आईपीएस के साथ एसोसिएट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। एक तो ये है कि अब हमारे सारे प्रोग्राम भी अब हाइब्रिड मोड में हो रहे होते हैं ना, तो मिनिमम ये है कि आईपीएस के जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं, राउंड टेबल्स हो रहे हैं, जो भी पब्लिक इवेंट्स हैं, तो पीपल कैन पार्टिसिपेट। और ज़ाहिर है उसमें जब भी कोई प्रेजेंटेशन होती है, स्पीचेस होती हैं, तो उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। तो जो भी वो बात कहना चाहते हैं, अगर वो कह नहीं सकते तो हमें मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, तो वी ट्राई आवर तो ईमेल बेस्ट क्या कि है वो एग्जैक्टली? वो हर प्रोग्राम के अंदर वो जी, अच्छा, मेरा ईमेल जो है जी, मुझे भी कर सकते हैं। so we can put it up और on this podcast, जी, जी। आपका ईमेल। जी, और दूसरा हमारा जैसे आईपीएस अपडेट के नाम से एक मंथली न्यूज़लेटर निकलता है, वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक और है। उसमें जो भी हमारी रिसर्च है, डायलॉग है, पब्लिकेशंस हैं, ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ हैं, या एक्सपोज़र विज़िट्स होते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं या हमारे पास मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू होती है, तो एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है आईपीएस में, वो हम वहाँ रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो रिकॉर्ड भी हमारा अपडेट होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, हर चीज़। और उस पे फिर हम लोग हमारे साथ एंगेज होते हैं, उस पे फीडबैक भी दे रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। तो जो भी हमारे रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, यानी कोई एनर्जी से मुतालिक सवाल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी एनर्जी की स्टीयरिंग कमेटी है उसमें एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड
फेडरल सेक्रेटरीज हैं या प्लानिंग कमीशन के लोग हैं या एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जो है वो आपको जवाब लेके दें। कोई मशवरा होगा तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। तो आईपीएस के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, वेबसाइट पे कई जो कंटेंट्स हैं उस पे आप अपना कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और वो हम तक पहुंचेगा भी हम उसको। और अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं किसी चीज के, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैंने ईएसजी पे कुछ रिसर्च की है तो वी इनवाइटेड यू कि आप हमें जो है ना वो उस पे जो है और उसके बाद जो है वो द बॉल स्टिल रोलिंग, वो कई इदारों में हमारी बात हुई है उसके बाद। और इस वक्त जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान में बन रहा है ईएसजी का, तो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद जो लोग भी हैं वो पहले राब्ते में नहीं थे, अब आ गए हैं आईपीएस के। गुड। चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के लोग हैं पाकिस्तान में। तो नाउ वी नो हु आर दी एक्टर्स जो उसको शेप कर रहे हैं। और अगर हमने कोई अपना इसमें इनपुट देना है, कोई रिजर्वेशन शो करनी है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, तो हम उनको दे सकते हैं। उनको गुड। हम बुला भी सकते हैं, उस पर डायलॉग हो सकता है। और उसमें मजीद ये कि जो गैप्स हैं, अगर एकेडेमिया में काम नहीं हो रहा तो वी हैव अ प्रोग्राम। बेसिकली जो आईपीएस का स्लोगन है, अगर आपने देखा हो, तो वो है कि आईपीएस इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च, डायलॉग, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर बेटर गवर्नेंस। तो गुड। प्रोमोटिंग रिसर्च जो है ना वो हमारा अव्वलीन वो है कि पॉलिसी रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो रही है तो वो पॉलिसी ओरिएंटेड हो जाए। वो रिसर्च बराए डिग्री ना हो, बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उनको हल करने की जानिब, चाहे आपका कोई डिसिप्लिन हो, सोशल साइंसेज हो, आईटी हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी जो भी डिग्री के साथ या डिग्री के दौरान आपने टर्म पेपर्स लिखने हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसका लिंक कोई ना कोई स्टैब्लिश अगर हो जाए, जिससे हम अपनी पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सोसाइटी, उसमें कोई चेंज ला सके, उसमें कोई बेहतरी ला सके, तो ये हमारे लिए जो है ना इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और हम मुस्तकिल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। और जो एमफिल, पीएचडी और एमएस लेवल के ऊपर, खासतौर पे जब ये कोर्स वर्क का इख्तिताम होता है और उनको अपने टॉपिक्स सेलेक्ट करने होते हैं, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग रिसर्च आइडियाज के नाम से सेशंस करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। ओके। उनको इनवाइट भी करते हैं हम आईपीएस, और हम जाते भी हैं। ओके। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे एमओयूज हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नहीं, बल्कि पाकिस्तान भर में कई यूनिवर्सिटीज के साथ। कराची में हमारे कराची यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू है, फेडरल गुड। उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ है। इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ एमओयू नहीं है वहाँ, लेकिन हमारे नॉन रेजिडेंट रिसर्च फेलोज हैं। आपने लास्ट इंटरव्यू किया डॉक्टर सलमान अहमद शेख का, ही टीचर्स इन दामेस्ट, बट ही वर्क्स विद आईपीएस। आपके और नॉन रेजिडेंट जी, फेलो हैं। इस तरह यानी इवन बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में भी गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के साथ हमारा एमओयू है, पेशावर गुड। यूनिवर्सिटी के साथ, गुड। कराकोरम यूनिवर्सिटी, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी, मतलब मुख्तलिफ एरियाज में जो है। तो असल चीज़ ये है कि जो हायर एजुकेशन में रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है वो रेलेवेंट हो जाए पॉलिसीज के साथ, हमारे हमारे रियल इश्यूज के साथ। तो उसको इंडिजनाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च एजेंडा भी हमारा जो बेशतर आ रहा है वो बाहर से आता है, वो डोनर फंडेड है। ठीक है ना? तो वो एक पूरा इस इकोनॉमिक वो सिस्टम में पूरा जाएंगे तो मैं हाँ वो वो एक बहुत एक अलग दुनिया में निकल जाएंगे। अब मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ काफी देर तक। वो लेकिन एक बात जो छोटी सी रह गई कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ा वही जो हमारा अपना व्यू है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट है, डॉक्टर शाहिदा वजारत ने भी शायद ये बात कहने की कोशिश की कि बेसिकली तो वो इकोनॉमिस्ट तो है, लेकिन वो कैपिटलिज्म वाले इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ ये उन्हें खास स्टीपली रूटेड इन द कैपिटलिस्ट ट्रेडिशन। मतलब उन्होंने कार्ल पोलानिए की को नहीं पढ़ा होगा, एंथ्रोपोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा होगा। जी उन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक कल्ट, जैसे कहूँगा मैं, जी एक कल्टिस्ट अप्रोच रही है टू टीचिंग ट्रेडिशनल मतलब इकोनॉमिक्स इन इन अक्रॉस। और फिर हमने देखें, सीधी सीधी बात है, हमने ओ लेवल ए लेवल किया, आप इकोनॉमिक्स कहाँ से सीखेंगे? सबसे पहले आप ओ जी। लेवल करेंगे, आप ए लेवल करेंगे, मैट्रिक इंटर में तो ये हाँ, चीज़ें नहीं हो रही। उसके बाद आप लेकिन मैट्रिक यूनिवर्सिटी। इंटर के अंदर भी आप पढ़ना शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले आप मालथूस को पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है ना?
तो आप वहां आप से आप आप एडम शुरू स्मिथ करें। आप एडम स्मिथ के साथ शुरू करते हैं। आप एडम स्मिथ को पढ़ते हैं, आप ठीक है आपको ना? पता ही नहीं ऑस्ट्रियन स्कूल तो ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था, बाकी स्कूल जी, ऑफ थॉट्स क्या थे, मतलब जी। वो तो और आप ये हम जो है देखें कि वो इस्लामिक इकोनॉमिक थॉट को कहीं नहीं पढ़ाया जाता। आप ये कहीं नहीं पढ़ाया देखें कि जाता। कितनी बड़ी ये एक ज़्यादती है कि हुँ, इस्लामिक इकोनॉमिक थॉट, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का कोर्स लिया था मैंने। इस्लामिक इकोनॉमिक थॉट कहीं नज़र नहीं आता कि यार आपके आपके ऊपर हमने इतने अरसे राज किया है इस दुनिया पे। नहीं वो तो आप कह रहे किसी हैं भी कि सोशल सोशल साइंस में या कहीं भी दूसरी साइंस में हम जो मुस्लिम उसमें पायनियर्स हैं उसके, यानी इब्न खल्दून को हम कहाँ पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में? इब्न अरबी को हम कहाँ पढ़ते हैं कहीं पे? या इवन शाह वलीउल्लाह को, इकबाल को कहाँ पढ़ते हैं हम किसी सोशल साइंसेस के उसमें? वो तो इसको बिल्कुल अलग, इकबालियात एक अलग सब्जेक्ट है, जिस तरह इस्लामियात एक अलग सब्जेक्ट है, उस तरह इकबालियात भी एक अलग सब्जेक्ट है। इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को भी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे ही हम पढ़ाते हैं। हम मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे आपको शायद अभी कराची यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इस्लामिक इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, वरना आम तौर पे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उसमें भी एक वजह ये शायद हो कि एज अ डिसिप्लिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है ना वो अभी तक डेवलप नहीं एस्टैब्लिश हुई है। वो हो नहीं पाया है, क्योंकि उसकी अपनी इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, उसकी अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, उसकी अपनी थ्योरीज नहीं है। आई उनका थिंक हमने जो असद डिवाइन असद 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 ज़मान इस हवाले से ना काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई सॉर्ट ऑफ वहाँ फॉलो हाँ, डॉक्टर असद तुर्की में तुर्की में बहुत काम हो रहा है थ्योरेटिकल लेवल पे, और असद ज़मान तो ज़ाहिर है वो बहुत ही एक फिलोसॉफिकल उससे आते हैं बैकग्राउंड से, हाँ, तो इट इज़ गुड, लेकिन वही कह रहा हूँ कि ये असद ज़मान को कितने यूथ उनसे इंस्पायर होते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, सही। और अरे ये एक ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के स्कॉलर्स के साथ जो है ना हम अपने यूथ को ब्रिज करें। और अच्छा, आप ब्रिज इकोनॉमिक करना क्राइसिस ज़रूरी की बात कर रहे थे, क्या मैं बात रह गई हूँ? जी, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये शिकागो स्कूल वाली इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो तो ज़ाहिर है वो ट्रेड डेफिसिट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी चीज़ें ही हम वो देख रहे होते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ ही हमारे लिए सब कुछ है। हुँ, हुँ। लेकिन यानी असल जो इंडिजिनस मसला है पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का, ये सारी इकोनॉमिक्स जो है, ये अगर लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं कर रही, लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लोगों के लिए जो ये बाकी हम जो यानी सड़कें आपकी टूट-फूट का शिकार हैं, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है, लेकिन जो है वो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर लगा देते हैं हुँ। या उस पे लगा देते हैं, तो यानी या आपके सरकारी स्कूल वैसे तबाह हैं और आप दानिश स्कूल खोलना शुरू कर दें, तो ये सारे जो है वो क्विक फिक्सेस जिस माइंडसेट के साथ हो रहे होते हैं, तो वो ये इम्पोर्ट करने वाली एक कहानी है कि वो थ्योरी वो पढ़ी बाहर आपने, वो इम्पोर्ट कर हाँ, ली तो वो और उसको फिर सारी चीज़ें आपने जो है ना कि ज़बरदस्ती वो बाहर का मॉडल, हाँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि असल मकसद क्या है इस इकोनॉमिक्स का, जिसको हम यानी हमने तो लोगों की फलाह ऑब्जेक्टिव है ना, उसका लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव है। मतलब लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जी, इकोनॉमिक जी, जस्टिस हो लोगों के जी, साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों टू एन इकोनॉमिक वेल बीइंग। अल्टीमेटली तो ये पॉइंट होता है, ये थोड़ी होता है जीडीपी के नंबर दिखा दिया, वो उसके अंदर कितनी डिस्टॉर्शन है और कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, मतलब वो इनइक्वालिटी को लेकर तो बात ही नहीं होती। हर बार ये होती डेटा है कि यार फजिंग वो डेटा फजिंग के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगते रहते हैं हर हुकूमत के अंदर, और वो बिल्कुल दोनों तरह की हर पार्टी सही बात कर रही होती है, वो अपना सच बोल रही होती है। नहीं, मगर वो यानी भी जी, नौफल जी। भाई बॉक्स ही है ना। देखें, वो हुँ, अगर डेटा फर्जी की बात हो रही है तो वो जीडीपी के हवाले से, इन्फ्लेशन नंबर्स के हवाले से ही बात हो रही है ना। बेस आपने ये ले ली, बेस आपने वो ले ली, मगर जीडीपी इटसेल्फ किसने बोला कि यार ये एक मतलब हमारे अपने अंदर यूएनडीपी ने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इस हवाले से आई थिंक 2018 में आई बिलीव पब्लिश की थी, कंट्रोवर्शियल भी बनी और ये और वो। बट बहरहाल अगर आप उसमें देखें तो पॉइंट इज़ के इंडिजिनस इंडिकेटर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है और वो गवर्नेंस के बेंचमार्क्स बनने की ज़रूरत है कि यार ये इम्प्रूव हो तो हम कहेंगे कि हम अच्छी गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। ये इम्प्रूव हो तो हम कहेंगे कि हम एक अच्छे इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने जीडीपी बढ़ा दी और ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आईएमएफ ने दिए में या एक इम्पोर्टेड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें 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 ये ट्रेडिशन दिया गया है, तो हम इनको इम्प्रूव करते रहें। ये एज लॉन्ग एज हम इनको इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम एवरीथिंग विल बी फाइन।
तो ये एक डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस इज डीपली रूटेड इन ए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जी what progress means truly. एग्जैक्टली तो ये जो है ना ये भी मेरा ख्याल है कि ज्यादा इस डिस्कोर्स को प्रमोट करने की जरूरत है अमंग यूथ और खासतौर पे यंग स्कॉलर्स थॉट लीडर्स जिनको सोशल साइंसेस पढ़नी चाहिए या बाकी भी अगर आ रहे हैं अगर एआई में कर रहे हैं या डेटा साइंस में कर रहे हैं या मेडिकल उसमें जा रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है ना वो बहुत गुंजाइश है और ये इंसेंटिव है और ज़रूरत है कि हम इंडिजिनस बेसिस पे चीज़ों को सोचें समझें और प्लान करें आगे जो इम्पोर्टेड हम मॉडल देते हैं जो यूरोसेंट्रिक हमारा वर्ल्ड व्यू है सारा का सारा ये वेस्ट से आता है हमने तो चाइना से कोई फायदा नहीं उठाया इतने अरसे से जो है वो चाइना के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं सीपेक को अब 10 साल हो जाएंगे लेकिन उसके नतीजे में जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कोई नजर नहीं आती तो वो नजर नहीं आती क्योंकि हम यानी ख्वाब हमारा यही है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो अंग्रेजी बोलते हुए आएगा बड़े होंगे तो या तो सरकारी नौकरी में जाएंगे या मल्टीनेशनल में जाएंगे या बाहर जाएंगे और बाहर भी जाएंगे नौफल भाई ईस्ट एशिया में ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूशंस को कितने माँ बाप जानते होंगे कितने माँ बाप उसको सराहते होंगे ईस्ट एशिया में कितने बच्चों को अपने भेजते हैं मेजोरिटी लोगों का ख्वाब होता है कि अगर मेरा बजट है तो भाई मैं उसको कहीं वेस्ट में भेजूंगा ठीक है ना एंड द होल एशिया इज मतलब आप देख लें ना कि सिंगापुर कहाँ पहुँच चुका है मलेशिया खुद कहाँ पहुँचा हुआ है एंड द होल ईस्ट एशिया is fraught with institutions which are doing cutting edge stuff मगर एक नैरेटिव है कि यार ये तो कॉपी मारते हैं ये एशियन ना कॉपी मारते हैं ये सारे कहाँ से आए हैं ये ख्यालात ये इनोवेशन इंडेक्स में इस वक्त नंबर 1 कोरियंस हैं दुनिया में और बिल्कुल प्री प्राइमरी लेवल से जो ये स्टेम एजुकेशन है इसको उन्होंने स्टीम कर दिया है आर्ट्स को भी शामिल किया है तो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन इस वक्त कोरियन में अच्छा कोरिया ने फिर इन्फ्लुएंस आसपास के सारे रीजन को किया हुआ है उसमें मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह तो आपने देखा होगा कि इवन रोबोटिक्स वगैरह के ऊपर भी जो है ना बिल्कुल अर्ली एजेस से वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वही कि उसमें व्हाट टू लर्न के बजाय जो है ना वो हाउ टू लर्न पे ज्यादा जोर है टीचर जो है वो एक गाइड और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है और बच्चा खुद शौक से जो है ना वो चीजें वो कर रहा होता है हम जो है वो अभी तक जो है ना वो रट्टू तोते वाले हाँ रट्टू तोते बने हुए और उसका भी बहुत मजा है उसका भी लेकिन वो मैं उसके एडवांटेजेस भी बहुत है मतलब क्रिटिकल फैकल्टीज तो एंगेज नहीं हो रही ना क्रिटिकल फैकल्टीज हाँ, एंगेज नहीं हो क्रिटिकल फैकल्टी जो है तो वो अगर आपने दुनिया को लीड करना है तरक्की याफ्ता और प्रोग्रेसिव कौम बनना है तो आपको अपने बच्चे भी वैसे पैदा करने होंगे और उनकी तरबियत भी वैसी करनी पड़ेगी और एहसास अगर नहीं है तो पहले तो एहसास पैदा करना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां की हैं और कहाँ खड़े हुए हैं उसके बाद जो है वो तयन करना है कि सफर किस तरह आगे करेंगे चलें थैंक यू जी बहुत आपका टाइम ले लिया आई थिंक विल क्लोज इट एट दिस नोट के IPS बहुत शुक्रिया नहीं thank you for taking up the time I think we've spent over 2 hours I think जो भी IPS का काम है मैं कोशिश करूँगा कि हम we can link this up at least आपके जो social media handles हैं we'll link this up we'll put your contact email address up there and if anyone wishes to contact IPS and get to know more about this I think they can find you physically in Islamabad of course they can find you physically in Islamabad and all over the world Pakistanis sitting want to contribute to this sort of space that we've just talked about so please get in touch with Naufal Shahrukh and hopefully Naufal bhai will have you again Dr. Nadeem se bhi hopefully कोई ना कोई हम इंशाल्लाह इस्तिफादा हासिल करेंगे खालिद साहब से तो करेंगे इंशाल्लाह thank you very much and until the next time assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh